प्रस्तुत विषय आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के भाग प्रथम में ग्रिफिथ के प्रयोग एवं एवेरी, मैक्लोइड एवं मैकार्टी के प्रयोग द्वारा रूपांतरण की विधि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया। रूपांतरण की आणविक क्रिया विधि की अज्ञानता के कारण ये वैज्ञानिक स्पष्ट रूप में निष्कर्ष प्राप्त करने में असफल रहे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। बाद के वर्षों में हर्शे, चेज प्रयोग द्वारा आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति की पुष्टि की गई। 1952 में एल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को संक्रमित करने वाले T2 जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज का अध्ययन किया। इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में रसोई में काम आने वाले सम्मिश्र ब्लेंडर को मुख्य उपकरण के रूप में काम में लिया। इस कारण हर्शे चेज प्रयोग को ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट या सम्मिश्र प्रयोग भी कहते हैं। इन वैज्ञानिकों ने T2 जीवाणु भोजी के सरल गुणों को डीएनए व प्रोटीन का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के लिए विभेदन किया। इन वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप में यह प्रदर्शित किया कि T2 जीवाणु भोजी का डीएनए घटक ही जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है तथा ये डीएनए घटक संपूर्ण T2 फेज कण बनाने में सक्षम होता है। इस प्रकार इन्होंने प्रमाणित किया कि जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। T2 जीवाणु भोजी एक अंतराकोशिकीय परजीवी इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो केवल परपोषी कोशिकाओं में ही गुणन कर सकता है। ये मेंढक के टेडपोल के आकार का होता है जिसमें एक शीर्ष हेड जो कि हेक्सागोनल षटकोणीय होता है वह पूंछ बेलनाकार होती है। ये शीर्ष व पूंछ कॉलर से जुड़े रहते हैं। शीर्ष भाग प्रोटीन से आवृत रहता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। ये प्रोटीन का कैप्सिड प्रोटीन के छोटे छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सिड या शीर्ष के कोर क्षेत्र में डीएनए उपस्थित होता है। पुंछ का समापन आधार प्लेट या पूंछ प्लेट के रूप में होते हैं जिस पर 6 तंतु व 6 पिन उपस्थित होते हैं। ये तंतु व पिन इस T2 जीवाणु भोजी को जीवाणु कोशिका के साथ संलग्न करने में भूमिका निभाते हैं। हर्शे व चेज के प्रयोग को समझने से पूर्व जीवाणु भोजी का जीवन चक्र समझना अति आवश्यक है। T2 जीवाणु भोजी में लयनकारी जीवन चक्र लाइटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। इसका गुणन मल्टीप्लिकेशन
5 चरणों में पूर्ण होता है। यह चरण है अधिशोषण या संलग्न एड्सॉर्प्शन और अटैचमेंट, द्वितीय वेधन पेनेट्रेशन, तृतीय जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस, चतुर्थ परिपक्वन मैच्यूरेशन, पांचवा मुक्त होना या रिलीज। T2 जीवाणु भोजी का जीवन चक्र जीवाणु कोशिका के साथ आधार प्लेट के संपर्क से प्रारंभ होता है। जैसे ये एक जीवाणु कोशिका है, ये जीवाणु का डीएनए, इस कोशिका के साथ T2 फेज कण आधार प्लेट के माध्यम से संपर्क में आते हैं। संपर्क में आकर ये जीवाणु कोशिका की सतह, कोशिका भित्ति पर संलग्न हो जाते हैं। मजबूती के साथ अधिशोषित होने के पश्चात वेधन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में फेज कण का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। जीवाणु कोशिका के जीव द्रव्य में ये डीएनए प्रवेश करने के पश्चात अपनी प्रतिकृतियां बनाता है तथा साथ ही विषाणु प्रोटीन का भी संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। इस चरण को जैव संश्लेषण कहते हैं। जैव संश्लेषण के पश्चात परिपक्वन अवस्था प्रारंभ होती है। इस अवस्था में विषाणु प्रोटीन व फेज कण का डीएनए आपस में समायोजित असेंबल हो जाते हैं। जिससे संपूर्ण फेज कण का संश्लेषण होता है, जिसे वीरियोन कहते हैं। कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति के लाइसिस लयन अपघटन से ये वीरियोन माध्यम में मुक्त हो जाते हैं, वह परपोषी कोशिका नष्ट हो जाती है। इस प्रकार T2 जीवाणु भोजी का जीवन चक्र एक प्रकार का सरल जीवन चक्र है। इस जीवाणु भोजी में प्रोटीन या डीएनए कोई भी आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। उस आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में प्रवेशित होना पड़ता है। वह प्रवेशित घटक संपूर्ण T2 फेज कण का संश्लेषण करता है। यह पहचान करने के लिए कि T2 जीवाणु भोजी का प्रोटीन या डीएनए इनमें से कौन सा पदार्थ आनुवंशिक रूप में कार्य करता है, इसके लिए हर्शे व चेज ने रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव
पदार्थ को प्रयोग में लिया। हम जानते हैं कि डीएनए में रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस होता है, जबकि सिस्टीन व मिथ्योनाइन युक्त प्रोटीन में रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर पाया जाता है। इस प्रकार T2 फेज के डीएनए घटक व प्रोटीन घटक को फास्फोरस व सल्फर के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। इस हेतु हर्शे व चेज ने रेडियोधर्मी सल्फर S35 को सल्फेट के रूप में काम में लिया व रेडियोधर्मी समस्थानिक फास्फोरस 32 को फॉस्फेट के रूप में काम में लिया। इन रेडियोएक्टिव समस्थानिकों के साथ हर्शे व चेज ने दो प्रयोग किए। प्रथम प्रयोग में ई कोलाई जीवाणुओं को संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया। इस माध्यम में संवर्धन के लिए इन्होंने S35 को सल्फर के स्रोत के रूप में माध्यम में मिलाया। संवर्धन माध्यम में ई कोलाई को कई पीढ़ियों तक गुणन या वृद्धि करवाई गई। तत्पश्चात इन ई कोलाई कोशिकाओं को T2 भोजी द्वारा संक्रमित करवाया गया। ये T2 भोजी T2 फेज नई संतति का संश्लेषण कर पाए। इस नई संतति में प्राप्त फेज कणों का प्रोटीन घटक S35 से चिन्हित पाया गया। इसी प्रकार दूसरे प्रयोग में इन्होंने रेडियोधर्मी P32 काम में लिया एवं प्रथम प्रयोग के समान इन्हें संतति फेज कण जो प्राप्त हुए उन कणों का डीएनए घटक P32 से चिन्हित पाया गया। इस प्रकार दो भिन्न प्रकार के T2 जीवाणु भोजी प्राप्त हुए। इन दो प्रकार के T2 भेज भोजी कणों को दो अलग अलग प्रयोगों में काम में लिया गया ताकि रेडियोधर्मी विशिष्टता के आधार पर प्रोटीन या डीएनए की जीवाणु कोशिका में उपस्थिति की पहचान की जा सके। हर्शे व चेज ने प्रथम प्रयोग के अंतर्गत सामान्य संवर्धन माध्यम में वृद्धि कर रही जीवाणु कोशिकाओं को S35 से चिन्हित फेज कणों के द्वारा कुछ समय के लिए संक्रमित करवाया, जिससे कि ये फेज कण कोशिका की सतह पर
अधिशोषित हो जाए। ये फेज कण सतह पर अधिशोषित होकर फेज जीवाणु सम्मिश्र फेज बैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस फेज जीवाणु सम्मिश्र को पृथक करने के लिए हर्शे व चेज ने अपकेंद्रण का प्रयोग किया। अपकेंद्रण के पश्चात अपकेंद्रण नलिका में दो भाग बने, पेलेट सेडिमेंट और अवसाद भाग व अधिपृष्ठ या सुपरनेटेंट भाग। पेलेट भाग में फेज जीवाणु सम्मिश्र उपस्थित थे, जबकि सुपरनेटेंट भाग में मुक्त फेज कणों के टूटे हुए खंड, एकल जीवाणु कोशिकाएं व जीवाणु कोशिकाओं के खंड उपस्थित थे। इस सुपरनेटेंट भाग को हटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फेज कणों के साथ जो रेडियोधर्मिता संयोजित रहती है वह जीवाणु कोशिका के साथ संयोजित न हो। अब इस पेलेट भाग में उपस्थित फेज जीवाणु सम्मिश्र को पुनः तरल माध्यम में निलंबित किया जाता है। इस निलंबित मिश्रण का रसोई में काम आने वाले सम्मिश्र ब्लेंडर के द्वारा सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग की जाती है, जिससे अधिशोषित फेज कण जीवाणु की सतह से पृथक किए जा सके। इस अवस्था तक फेज कण अपना आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवा चुके होंगे। अब इस सम्मिश्रण से प्राप्त मिश्रण का पुनः अपकेंद्रण किया जाता है। अपकेंद्रण के पश्चात अवसाद या पेलेट व अधिपृष्ठ या सुपरनेटेंट प्राप्त होता है। पेलेट भाग में जीवाणु कोशिकाएं उपस्थित होती है, जबकि अधिपृष्ठ या सुपरनेटेंट भाग में फेज कण अर्थात फेज प्रोटीन के खोल घोष्ठ उपस्थित होते हैं। इन दोनों भागों में उपस्थित पदार्थों को अलग अलग किया गया तथा जब इनकी रेडियोधर्मिता की जांच की गई तो यह पाया गया कि S35 का 80% भाग सुपरनेटेंट में व S35 का 20% भाग पेलेट भाग में उपस्थित था। 20% S35 का पेलेट भाग में पाया जाना का मुख्य कारण यह था कि कुछ फेज कण जो कि जीवाणु कोशिका की सतह पर इतनी मजबूती के साथ अधिशोषित हो जाते हैं कि सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग के दौरान पृथक नहीं हो पाते हैं। ये प्रयोग दर्शाता है कि अधिकांश प्रोटीन जीवाणु में प्रवेश नहीं करती है, वे जीवाणु से बाहर ही रहती है। हर्शे व चेज ने द्वितीय प्रयोग में P32 से चिन्हित T2 जीवाणु भोजी का उपयोग किया। व इन्होंने यह प्रयोग प्रथम प्रयोग के अनुसार ही किया, लेकिन परिणाम भिन्न प्राप्त हुए। सुपरनेटेंट भाग में P32 का केवल 30% भाग उपस्थित था, जबकि पेलेट भाग में P32 का 70% भाग उपस्थित था। सुपरनेटेंट भाग में P32 के 30% भाग की उपस्थिति का प्रमुख कारण यह था कि कुछ फेज कण जो कि जीवाणु कोशिका की सतह पर अधिशोषित तो होते हैं, लेकिन ये अपना
आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए कोशिका में प्रवेश नहीं करवा पाते हैं। इस प्रकार इस प्रयोग से ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि फेज कण का डीएनए ही जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है तथा ये डीएनए ही संतति फेज कण बनाने में सक्षम होता है। इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए हर्शे व चेज ने पेलेट में उपस्थित जीवाणुओं का जब पुनः संवर्धन किया तो संवर्धित जीवाणुओं से प्राप्त फेज कणों की संतति में P32 पाया गया, जबकि प्रथम प्रयोग से प्राप्त पेलेट में उपस्थित जीवाणुओं का जब संवर्धन किया गया तो उनमें उनकी फेज कणों में S35 नगण्य प्राप्त हुई। ये तथ्य इंगित करते हैं कि T2 जीवाणु भोजी में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अतः इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि डीएनए जो कि जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, यह डीएनए संपूर्ण फेज कण बनाने में सक्षम होता है। हर्शे व चेज के परिणाम एवियरी व साथियों द्वारा प्राप्त परिणामों के समान संदिग्ध एम्बिग्युअस नहीं थे। इनके प्रयोगों से डीएनए का कार्य स्पष्ट व व्यापक प्रतीत होता है। अतः हर्शे व चेज के प्रयोग को सर्वव्यापी मान्यता मिली एवं इसके आधार पर यह कहा गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए सार्वत्रिक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए इज ए यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। धन्यवाद।